हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का सेकेंड वीडियो, जिसके अंदर आज हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आईपीओ का जो प्राइस होता है उसको कौन डिसाइड करता है। उसके बाद फेस वैल्यू क्या होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद में हम लोग देखेंगे टॉप लाइन, बॉटम लाइन। उसके बाद दोनों अलग अलग टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है इन डिटेल में समझेंगे। उसके बाद आईपीओ का जो प्रोसेस है उसको एक और बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, उसके बाद सेबी क्या होता है, T+1 सेटलमेंट क्या होता है। अभी नया नया जो सेबी है T+0 सेटलमेंट भी स्टार्ट कर चुका है कुछ स्टॉक्स को कंसिडरेशन में रख के। तो वो हम लोग देखेंगे, और चार्जेस क्या इन्वॉल्व होते हैं और टैक्सेस क्या इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पर्टिकुलर टॉपिक। हम लोग देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा हु डिसाइड्स द शेयर प्राइजेस इन आईपीओ। तो हम लोगों को यहां पे समझना होगा हु डिसाइड्स द आईपीओ प्राइजेस ऑफ एनी कंपनी। यहां पे एक चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले ये चीज हम लोगों को समझना है, कंपनी के जो ओनर्स हैं उसको हम लोग प्रमोटर बोलते हैं फाइनेंस की भाषा में। ठीक है, अगर आप न्यूज चैनल वगैरह देखोगे तो वहां पे लोग बोलेंगे, एंकर्स जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि प्रमोटर्स हैव सोल्ड 1% स्टेक इन द XYZ कंपनी। राइट, तो प्रमोटर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर कंपनी में एक प्रमोटर भी हो सकता है, 5 प्रमोटर भी हो सकते हैं, 10 प्रमोटर भी हो सकते हैं। तो जब कंपनी, मान के चलो मेरा एक कंपनी है यहाँ पे ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 3 और पार्टनर्स के साथ मिलके मैंने ये कंपनी को स्टार्ट किया, मतलब टोटल 4 प्रमोटर्स यहाँ पे कंपनी के हैं। तो जब ये कंपनी आईपीओ प्रोसेस के लिए जाएगी तो ये प्राइवेट जो होगा इसको हटाना पड़ेगा। ये जब कंपनी जाके बनेगी एबीसी लिमिटेड, क्योंकि ये कंपनी जो है वो पब्लिक हो रही है, इसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये कंपनी का आने वाला है, तो उसको हम लोग पब्लिक बोलते हैं। तो तब जाके वो प्राइवेट हटाना पड़ता है, उसको री रजिस्टर करना पड़ता है एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने बहुत सारे कंपनीज के नाम सुने होंगे। इससे पहले अगर आप देखोगे 197 कम्युनिकेशन, जो पेटीएम का पेरेंट कंपनी है, 197 कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड था। और जब वो कंपनी लिस्ट होने वाली थी तो उससे लिस्ट होने से कुछ दिन पहले वो लोगों ने प्रोसेस को, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड था उसको पब्लिक कर दिया, मतलब 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड हो गया। तो ऐसे ये जो है प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपना कंपनी का जो आईपीओ आने से पहले वो लोग पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि वो पब्लिक बन जाती है, सारे लोग वहां पे अपना जो है वो शेयर परचेज कर सकते हैं, इसीलिए वो कंपनी वो जो है वो पब्लिक बन जाती है। तो प्रमोटर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म है, आप इसको नोट कर सकते हो। एंड सेकेंड चीज जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले थे कि हु डिसाइड्स, मतलब कौन कंपनी का जो आईपीओ प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है। तो कंपनी का जो आईपीओ प्राइस होता है वो प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड करते हैं। प्रमोटर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि आईपीओ का प्राइस क्या होगा। प्राइस ऑफ शेयर आप बोल सकते हो, या फिर आप पर इक्विटी आप बोल सकते हो। राइट, तो एक इक्विटी शेयर के लिए कितना प्राइस होगा ये कंपनी डिसाइड करती है। मान के चलो यहां पे एक एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा था आपको, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। जब ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहां पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी जब ओपन हुआ था 4 लोग ने मिलके ओपन किया था। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखेंगे जिसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, ये फेस वैल्यू एक्चुअली होता क्या है आज हम लोग समझेंगे। तो फेस वैल्यू होता क्या है, देखो बहुत सारे आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर ये सुना होगा कि कंपनी हैज डिक्लेयर्ड एन इंटरम डिविडेंड ऑफ 100%। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलो एक कंपनी जो अपना फेस वैल्यू है वो प्री डिसाइड करती है, वो ये भी प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं। मान के चलो यहां पे टोटल 2 लाख यहाँ पे
टोटल शेयर्स हैं, तो सबके अंदर यहाँ पे 50,000 शेयर्स बटेंगे, राइट। 4 प्रमोटर हैं, तो चारों प्रमोटर में 50,000 यहाँ पे शेयर्स बटेंगे। और अगर मान के चलो कंपनी का वैल्यूएशन जो था, यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन था 10 लाख रुपीस, जब उन लोगों ने कंपनी स्टार्ट किया था वो 10 लाख रुपीस के कैपिटल से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे फेस वैल्यू बन जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे 10 लाख अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे कितना आने से 10 लाख बनेगा 5, राइट। तो ये बन जाएगा आपका फेस वैल्यू। ये कौन डिसाइड करता है? ये फेस वैल्यू भी ये प्रमोटर ही डिसाइड करता है। प्रमोटर मतलब कंपनी जिन्होंने स्टार्ट किया था, ओके। तो यहाँ पे फेस वैल्यू ऐसे डिसाइड किया जाता है। और ये जो फेस वैल्यू होता है इसी के ऊपर, मतलब अगर मान के चलो फेस वैल्यू किसी कंपनी का 2 रुपया है फेस वैल्यू, राइट। किसी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया है, अगर वो लोग 2 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, इसका मतलब है दैट इज 100% ऑफ फेस वैल्यू। मतलब फेस वैल्यू के ऊपर डिसाइड होता है कि इंटरन डिविडेंड का परसेंटेज कितना है। आप लोग शॉक हो जाते होंगे, अभी जैसे मान के चलो एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है 3,000 रुपया पे, और वो डिक्लेयर करती है डिविडेंड 10 रुपए का, और उसका फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो कंपनी जब डिक्लेयर करती है तो वो तो बोलेगी 100% डिविडेंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। इसका मतलब है 3,000 रुपीज नहीं मिलेगा, वहां पे जो जितना फेस वैल्यू होगा उसका 100% एज अ डिविडेंड आपको मिल जाएगा। तो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वहां पे फेस वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और साथ में फेस वैल्यू का जो इंपॉर्टेंस है वो स्टॉक के स्प्लिट में, और या फिर आप उसको बोनस भी कह सकते हो, इसमें यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेस वैल्यू के ऊपर ही डिसाइड होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वहां पे होंगे, और फेस वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेयर्स अगर मार्केट में इंक्रीज करना है तो फेस वैल्यू भी उसी रेशियो में डिक्रीज होगा, राइट। अगर मान के चलो कोई कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर्स यहाँ पे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे, 10 रुपए के फेस वैल्यू पे, और कंपनी जो है वो स्प्लिट करती है 1:1 या बोनस देती है 1:1 पे। इसका मतलब है जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपए बन जाएगा और 20 लाख शेयर यहाँ पे बन जाएंगे। मतलब शेयर्स जो है वो डबल हो जाएंगे, लेकिन फेस वैल्यू जो है वो सेम अमाउंट में वहां पे डिक्रीज होगा। लेकिन जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन, मतलब वो जो पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा वो इक्वल रहेगा। तो यहां पे हम लोगों को सेकंड जो हम लोगों ने टर्म यहां पे सीखा दैट इज फेस वैल्यू, और तीसरा जो टर्म हम लोगों ने यहां पे सीखा स्टॉक स्प्लिट या बोनस। स्टॉक स्प्लिट या बोनस हमेशा एक रेशियो के अंदर होता है, 2:3, 1:3, 1:2, राइट। तो ऐसे यहां पे लिस्ट होता है। इसका मतलब है अगर आप एक शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको एक एडिशनल शेयर मिलेगा, अगर आप 2 शेयर होल्ड कर रहे हो तो आपको एडिशनली 3 शेयर्स मिलेंगे। तो ऐसे रेशियो में हमेशा वो होता है, स्प्लिट होता है या फिर बोनस आपको मिलता है। लेकिन वहां पे जो फेस वैल्यू है उसी रेशियो के अंदर वो भी घटता है, और ओवरऑल जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो सेम रहता है, ठीक है। तो फोर्थ वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज मार्केट कैप या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन। सिंपल है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द शेयर, और जो भी यहां पे वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 यहां पे एनएससी का ये इंडेक्स है, ये क्या है? एनएससी का इंडेक्स है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि ओवरऑल एनएससी के अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर जो 50 स्टॉक्स होते हैं, मतलब जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उसका एवरेज निकाला जाता है। मतलब जो ये टॉप 50 कंपनीज कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। मतलब जिस भी कंपनी के, मतलब 1600 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, जिस भी कंपनी के टॉप 50 जो कंपनीज निकलेंगे जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, उस कंपनी को टॉप 50 में रखा जाएगा और उसका एवरेज निकाल के
ये इंडेक्स जो है उसको डिसाइड करते हैं। अभी फिलहाल जो है निफ्टी जो है 22,500 के पास ट्रेड कर रहा है, राइट। तो ये 1991 में ये ऑलमोस्ट बहुत नीचे ट्रेड करता था, अभी 22,500 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर कौन से स्टॉक्स होंगे। तो ये डिसाइड होता है मार्केट कैप के ऊपर। और ये मार्केट कैप कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इन डिटेल में एक वेबसाइट में जाएंगे जहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मार्केट कैप, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, सब कुछ आप वहां पे देख सकते हो। वो हम लोग कुछ देर में देखेंगे। उससे पहले कुछ और यहां पे हम लोगों को क्लियर करने पड़ेंगे जो टर्मिनोलॉजीज हैं। द नेक्स्ट वन इज यहां पे दैट इज टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। टॉप लाइन का मतलब होता है कंपनी का टर्नओवर, मतलब कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है। फाइनेंस की भाषा में टर्नओवर या रेवेन्यू नहीं बोलते हैं उसको, कुछ लोग वहां पे टॉप लाइन बोलते हैं जो कि थोड़ा एडवांस लेवल होता है, लेकिन उसका अर्थ सेम है, दैट इज टर्नओवर। और बॉटम लाइन अगर आप सुनते हो कहीं, इसका मतलब होता है प्रॉफिट। यूजुअली प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स होता है। बॉटम लाइन को हम लोग प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, हम लोग ने ये देखा कि प्राइस, आईपीओ का जो प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है, उसके बाद में प्रमोटर्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद में फेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू कौन डिसाइड करता है, स्टॉक स्प्लिट या बोनस क्या होता है, डिविडेंड हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अभी और हम लोगों ने देखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मार्केट कैप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करता है कि टॉप 50 कंपनीज या टॉप 30 कंपनीज उस पर्टिकुलर इंडेक्स में रहेंगी या नहीं रहेंगी, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन वो डिसाइड होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टॉप लाइन का मतलब क्या होता है फाइनेंस के टर्मिनोलॉजीज में, और बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज में। ओके, तो ये सारा जो हम लोगों ने अभी तक देखा है वो सब कुछ हम लोगों को एक वेबसाइट में मिलेगा जिसका नाम है moneycontrol.com। हम लोगों को बस एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है moneycontrol.com, और वहां पे अगर आप जाओगे तो moneycontrol.com में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये कैसे देखना है अभी मैं आपको वो बता रहा हूं। आप लोग यहाँ पे जाओगे, ये मनी कंट्रोल, ये जो वेबसाइट है टॉप स्टॉक्स बाय मार्केट कैप, अगर आप ये सर्च करोगे, देखो टॉप कंपनीज इन इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जैसे ही आप यहाँ पे खोलोगे तो ये वाले वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से कंपनीज हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन अवेलेबल है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे फिलहाल ये बीएससी का दिखा रहा है, अगर आप एनएससी पे क्लिक करोगे तो एनएससी का यहाँ पे दिखाएगा। दोनों के अंदर कॉमन रहेंगी जो टॉप के 50 कंपनीज है, राइट। तो सबसे पहला अगर आप मार्केट कैप के वाइज देखोगे तो रिलायंस है जिसका 19,85,316 करोड़ है। ये सारा जो वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये सब कुछ यहाँ पे क्रोर्स के अंदर मेंशन्ड है। सबसे पहला कंपनी है रिलायंस, टीसीएस, उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, इन्फोसिस, एलआईसी इंडिया, आईटीसी, एचयूएल जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लार्सन एंड टूब्रो, उसके बाद बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक। तो ऐसे आपको पूरा यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा जो कि टॉप यहाँ पे कंपनीज हैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होती हैं, ठीक है। एनएससी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बीएससी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो कि टॉप मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कौन सी कंपनीज हैं। इसके बाद अगर आप मनी कंट्रोल पे जाओगे और यहाँ पे आप नॉर्मली अगर आप देखोगे मनी कंट्रोल पे जाकर, तो वहां एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, दैट इज कॉर्पोरेट एक्शंस, ठीक है। कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन होता है यहाँ पे, अगर आप मार्केट्स वाले टैब पे जाओगे तो यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन होता है। कॉर्पोरेट एक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप बोनस देख सकते हो, स्प्लिट देख सकते हो, राइट्स देख सकते हो, डिविडेंड देख सकते हो, बुक क्लोजर देख सकते हो, एजीएम एंड ईजीएम देख सकते हो, एनुअल जनरल मीटिंग एंड ये जनरल मीटिंग्स जो होती हैं वो सारी आप देख सकते हो।
तो अगर आप यहाँ पे बोनस और स्प्लिट देखना चाहते हो किसी भी कंपनी का अभी जो चल रहे हैं उसका अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे ही मैं अभी बोनस पे आ रहा हूं, ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं अभी बोनस पे आ रहा हूं तो यहाँ पे देख सकते हो कौन से कंपनीज ने अनाउंसमेंट कर रखा है, रिकॉर्ड डेट क्या है और एक्स बोनस क्या है। तो हम लोग इसको इन डिटेल में समझेंगे, रिकॉर्ड डेट क्या होता है और एक्स बोनस डेट क्या होता है और अनाउंसमेंट क्या होता है। और आप लोग यहाँ पे अगर आप बोनस देखोगे तो रेशियो 1:1, 2:1, 3:1, 1:1, 6:11। तो ये सारे कंपनीज के नाम हैं और ये कंपनीज का ये अनाउंसमेंट हो रखा है कि यहाँ पे इसके अंदर स्प्लिट मिलने वाला है या फिर बोनस मिलने वाला है। ओके, यूजुअली स्टॉक का जो स्प्लिट होता है वो यूजुअली स्टॉक स्प्लिट इसलिए करते हैं ताकि लिक्विडिटी, क्योंकि एक बार जो प्राइस बढ़ जाता है, जैसे एमआरएफ 1.5 लाख के ऊपर अभी ट्रेड करता है, 1.5 लाख रुपीज पर शेयर है, लेकिन कुछ लोग उसको खरीद नहीं पाते हैं तो इसके लिए उसको स्प्लिट किया जाता है और उसका जो प्राइस है वो हाफ होगा या फिर और कम होगा और उसके बेसिस पे उतने नंबर ऑफ शेयर्स वहां पे इंक्रीज किए जाते हैं। इससे क्या होता है, लिक्विडिटी बढ़ता है उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट के अंदर। तो ऐसे हम लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी कैन सी स्टॉक स्प्लिट एंड स्टॉक बोनस ऑल्सो। ओके, तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं बैक टू अवर टॉपिक। हम लोगों ने देखा व्हाट इज बॉटम लाइन, व्हाट इज टॉप लाइन। अभी हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो एक तो होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में समझा दिया है, फिर भी एक और बार मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है सिंपल, अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो, अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो, यू आर डीलिंग डायरेक्टली विद द कंपनी। मतलब कंपनी को आप बिड अपना जो है वहां पे आप सबमिट करते हो थ्रू अ ब्रोकर, कंपनी आपको अलॉट करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो आईपीओ का प्रोसेस होता है उसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। जब ये कंपनी आईपीओ का लिस्टिंग हो जाता है, कंपनी का लिस्टिंग हो जाता है एनएससी या बीएससी के ऊपर, एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाता है, उसको आईपीओ लिस्टिंग एक डेट होता है, उस डेट के बाद ये सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसका मतलब है दो बायर और सेलर, मतलब ये बायर और ये सेलर, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है बाइंग एंड सेलिंग का, इसको हम लोग ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है, ये अननोन होते हैं, एक दूसरे से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ये ट्रांजैक्शन जो होता है उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। और प्राइमरी मार्केट आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करते हो। सेकेंडरी मार्केट में आप थर्ड पार्टी और एक और पार्टी होता है जिसको शेयर सेल करने होते हैं और आपको बाय करने होते हैं, तो उसके साथ आप डील करते हो, तो इसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। एक बार आईपीओ जब लिस्ट हो जाता है एक्सचेंजेस के ऊपर, जो एनएससी और बीएससी जो दो बड़े एक्सचेंज है इंडिया के, वहां पे जब एक बार लिस्ट हो जाता है, वो सारे जो ट्रेड होता है वो सब कुछ सेकेंडरी मार्केट पे ही होता है। और इसके बाद हम लोगों को यह समझना होगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहला मार्केट पार्टिसिपेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन यहां पे पार्टिसिपेंट होता है? स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये एक दुकान की तरह एक्ट करता है जहां पे हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पर्टिकुलर शेयर हम लोग करते हैं। दूसरा है यहां पे एनएससी और बीएससी है, राइट, ये एग्जांपल। उसके बाद यहां पे हम लोगों को इन्वेस्टर्स चाहिए, राइट, जो खरीदे और बेचे उस पर्टिकुलर कंपनी के जो स्टॉक्स होते हैं या फिर शेयर्स होते हैं, उसको खरीदना बेचना कौन करेगा? ये इन्वेस्टर करेगा। तो इन्वेस्टर भी तीन कैटेगरी के होते हैं। पहला कैटेगरी का इन्वेस्टर होता है जिसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। रिटेल इन्वेस्टर, जो हम जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, जिसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। उसके बाद होता है एफआईआई, और तीसरे नंबर पे होते हैं डीआईआईस। एफआईआईस का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई का मतलब होता है
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो बाहर के, इंडिया के अलावा जो दूसरे कंट्रीज जो इंडिया के अंदर अपना पैसा लाकर इन्वेस्ट करती हैं, जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं या फिर गवर्नमेंट का कुछ पेंशन फंड होता है या फिर कुछ भी जो एक म्यूचुअल फंड होता है जो फॉरेन कंट्रीज का जो पोर्टफोलियो बाहर के दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करती है, उसको हम लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब है जो इंडिया के अंदर प्रेजेंस रखती है और साथ में इनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। मतलब ये इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे LIC है सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो सबके पास से पैसा लेती है एज ए इंश्योरेंस, और वो उतना पैसा रिटर्न कर पाती है क्योंकि वो लोग जो पैसा वहां से इंश्योरेंस के नाम पे ले रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के नाम पे ले रहे हैं, वो लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बना के, और जो भी उनको देना होता है वो देकर जो बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट बनता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उसके बाद में म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं जो कि लोगों का पैसा इकट्ठा करके, एक फंड मैनेजर होता है वो मैनेज करता है पूरा पैसा। तो ये सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो तीनों लोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये दो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हम लोगों ने देख लिए। तीसरा जो मार्केट पार्टिसिपेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर, रेगुलेटर्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, स्टॉक मार्केट के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं जिसको एक बॉडी रेगुलेट करती है जिसका नाम है सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब जो भी सिक्योरिटीज होती हैं इंडियन मार्केट के अंदर जो ट्रेडेबल है वो सब कुछ सेबी के रेगुलेशंस के अंदर आती हैं। अगर मान के चलो कुछ इन्वेस्टर्स को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो किसके साथ जाके कंप्लेंट कर पाएगा? वो जाके सेबी के पास जाके कंप्लेंट कर सकता है, राइट। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये रेगुलेटर का मतलब क्या होता है। मान के चलो इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, राइट। अभी बहुत सारे बैंक्स हैं, इन सारे बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? ये सारे जो बैंक्स हैं इनको कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय RBI, राइट। बैंक्स को रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है? RBI। सेम स्टॉक मार्केट के लिए कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है? दैट इज सेबी। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो रेगुलेटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि बहुत सारे नए रूल्स, एडिशंस, कुछ अगर अमेंडमेंट लाने हैं तो सब कुछ वो जो है सेबी देख लेता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट करके एक और होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? अभी यहां पे हम लोगों को यह समझना होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंडिया के अंदर दो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो सबसे बड़े हैं। CDSL एक है, NSDL एक है, राइट। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्चुअल में करती क्या है? तो हम लोगों को सबसे पहले यह समझना है कि एक्सचेंजेस के अंदर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, जो BSE और NSE है। इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली हम लोग बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, हम लोगों को जाना पड़ेगा ब्रोकर्स के थ्रू। इसके थ्रू जाना पड़ेगा, ब्रोकर के थ्रू हम लोगों को बाइंग एंड सेलिंग करना पड़ेगा। बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए, सेविंग्स बैंक अकाउंट चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, राइट। सेविंग्स अकाउंट आपको पैसे वहां पे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए चाहिए, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए चाहिए, और ट्रेडिंग अकाउंट से आप बाइंग एंड सेलिंग करोगे और वो स्टोर होंगे, जो आप शेयर बाय करोगे वो डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर होते हैं। और वो डीमैट अकाउंट जो है वो डिपॉजिटरी वाले जो हैं वो स्टोर करते हैं, जिसका नाम होता है CDSL और NSDL। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो जो आपके पास ब्रोकर में यहां पे दिखाता है कि मेरे पास 1000 शेयर हैं रिलायंस के, ठीक है, जो आपके ब्रोकर में शो करता है वो एक्चुअली स्टोर कहां हुए रहते हैं? वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट के पास स्टोर किए गए रहते हैं। इसका मतलब अगर ब्रोकर आपका भाग भी जाता है तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो सेफली CDSL या NSDL के पास स्टोर किए गए होते हैं। अभी जैसे बहुत सारे ब्रोकर हाउसेस हैं जो अपना अपना
सेलेक्ट करती है, या फिर वो CDSL के साथ जाते हैं या फिर NSDL के साथ जाते हैं, दोनों सेफ है, दोनों के पास स्टोर किए जाते हैं। अगर ब्रोकर भाग भी जाता है, आपके जो स्टॉक्स हैं, आपके जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, वो कंप्लीटली सेफ होते हैं, वो CDSL और NSDL के पास होते हैं। इसीलिए जब भी आप शेयर को बाय एंड सेल करते हो तो आपको एक चार्ज लगता है जिसका हम लोग बोलते हैं DP चार्जेस। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये DP चार्जेस नथिंग बट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट का चार्ज होता है, ठीक है। और फिफ्थ वन होते हैं ब्रोकर्स, ठीक है, जो ऑन बिहाफ ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स या फिर इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे जो ऑर्डर्स को पंच करवाते हैं NSE और BSE में। NSE और BSE एक शॉप की तरह है जहां पे हम लोग शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो वो ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स NSE BSE में कौन करता है? ब्रोकर्स करते हैं। तो ब्रोकर, अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर ट्रेड करना है तो आपको एक ब्रोकर का अकाउंट मैंडेटरी होता है। आपको बस आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास, ये तीन चीजें हैं, तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और ब्रोकर का जो लिंक, जो इंडिया के जो सबसे दो बड़े ब्रोकर हैं, उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप जाकर ओपन कर सकते हो अपना डीमैट अकाउंट, ठीक है। सो दिस वाज द पार्टिसिपेट्स, मतलब मार्केट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद इन्वेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रेगुलेटर्स जो कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब कुछ वहां पे वो लोग टेक केयर करते हैं। इसके बाद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट होता है जहां पे एक बैंक की तरह वो एक्ट करता है, जहां पे सारे जो शेयर्स होंगे वो आपके वहां पे स्टोर होंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं ब्रोकर जिसके थ्रू आप शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट में। तो सेकेंडरी मार्केट में ये सब कुछ रोल प्ले करता है, प्राइमरी मार्केट में भी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यूजुअली जो है प्राइमरी मार्केट के अंदर आप डायरेक्टली कंपनीज के साथ डील करते हो, IPO बिड करते हो, अगर अलॉट होता है तो आपको क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट के अंदर, तो ये प्रोसेस होता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप थर्ड पार्टी के साथ बाइंग एंड सेलिंग करते हो, तो इसीलिए वो सेकेंडरी मार्केट बन जाता है। एक बार शेयर लिस्ट हो जाता है मार्केट के अंदर तो वो आप जो ट्रेडिंग करोगे वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सारे जो कंप्लेंट, ग्रीवेंसेस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, अगर ब्रोकर भाग जाता है या फिर आपको कुछ समस्या होती है तो आप सेबी के पास जा सकते हो। वो रेगुलेटर है जो आपका समस्या दूर कर सकता है। जैसे बैंक्स के पास अगर आप जाते हो, अगर आपको कुछ कंप्लेंट होता है तो सबसे पहले आप जो नियरेस्ट ब्रांच होगा वहां पे जाओगे, बैंक मैनेजर से मिलोगे। अगर बैंक मैनेजर भी वो सॉल्व नहीं कर रहा है तो हेड ऑफिस में फोन करोगे, कस्टमर केयर को कॉल करोगे। फिर अगर वो भी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली RBI के साथ कंप्लेंट अपना दर्ज कर सकते हो। सेम उसी तरह आपको अगर कुछ कंप्लेंट रहता है, ग्रीवेंसेस आपके सुने नहीं सुन रहे हैं ब्रोकर या कुछ, तो आप डायरेक्टली सेबी के पास अपना कंप्लेंट जो है वो सबमिट कर सकते हो, तो सेबी वहां पे एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने समझा। तो आज हम लोग और कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब हम लोगों का स्टॉक, मान के चलो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर स्टॉक को 100 रुपीज में बाई किया था। यहाँ पे कितने हम लोगों ने 100 शेयर्स को बाई किए थे, कितना हुआ टोटल? 10,000 रुपीज का वैल्यू है, राइट। ये शेयर प्राइस और ये क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। अगर मान के चलो कंपनी अच्छी है और वो कंपनी ग्रो कर रही है, और वो कंपनी ग्रो करने के बाद आपको प्रॉफिट हो जाता है, मतलब ये जो 100 रुपए का शेयर है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है उस पर्टिकुलर शेयर, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट के अंदर, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। इसीलिए डिमांड बढ़ने पे शेयर का जो प्राइस है वो भी बढ़ता है, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मान के चलो हम लोग टोमेटो खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी में, ठीक है। वहां पे अगर मान के चलो एक पर्टिकुलर सेम क्वांटिटी के मैन्युफैक्चर, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है वो एक सीमित अमाउंट में हुआ है, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट में वहां पे हुआ है। अगर लोगों का, बहुत सारे लोग डिमांड में है कि मुझे खरीदना है मुझे खरीदना है, तब क्या होगा? अगर ये 10 रुपए में है तो वो 20 रुपए भी रखेगा, तो फिर भी लोग यहाँ पे खरीदेंगे,
क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहां पे टोमेटो चाहिए, राइट। अगर मान के चलो ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे प्रोडक्शन तो सेम है और दो ही कस्टमर है, तो उस समय उसको 10 रुपए के जगह यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए भाव करना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड जो टोमेटो के प्राइजेस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे शेयर के प्राइजेस भी जो हैं सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे ही बढ़ते हैं या घटते हैं। तो जैसे अगर डिमांड ज्यादा होगा मार्केट के अंदर तो शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ता है। अगर मान के चलो 100 रुपए वाला शेयर जो है वो 120 रुपए जाता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, आपने कितना डिफरेंस यहाँ पे पर प्रॉफिट मतलब पर शेयर आपने प्रॉफिट किया। 120 रुपए अभी चल रहा है, 100 रुपए में आपने खरीदा था, तो 20 रुपए का आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, प्रॉफिट पर शेयर। ठीक है, यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आपके पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, तो यहाँ पे आपको 2000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है। इसका मतलब है आपको 20% का रिटर्न यहाँ पे मिला, राइट। आपको यहाँ पे 20% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिला। तो इसके बेसिस पे जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो अगर यहां पे जब आप ये 20 रुपए कमाते हो, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। तो ये कैपिटल गेन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एसटीसीजी, एक होता है एलटीसीजी। एसटीसीजी का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और लॉन्ग एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एसटीसीजी का मतलब है अगर आप एक दिन से ज्यादा और लेस देन 1 ईयर अगर इसको आप होल्ड करते हो और बेच देते हो, ठीक है, होल्ड एंड सोल्ड विद इन 1 ईयर, अगर एक दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हो और 1 साल के अंदर उसको बेच रहे हो, तो ये बन जाता है एसटीसीजी। और इसके ऊपर इसके बेसिस पे ही आपको टैक्स भरना पड़ता है जो कैपिटल गेन होता है, राइट। और एक और है एलटीसीजी। एलटीसीजी का मतलब है अगर कोई भी स्टॉक को आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो, मोर देन 1 ईयर अगर आप होल्ड करते हो, तो ये बन जाता है एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिंपल, अगर 1 साल के अंदर किसी भी स्टॉक को आप बाय करके सेल कर देते हो विद इन 1 ईयर, तो वो बन जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 1 साल से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसके बेसिस पे ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। एसटीसीजी का जो टैक्स है वो 15% है फ्लैट, और एलटीसीजी का जो टैक्स है दैट इज 10%। और 1 लाख रुपीज तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब फर्स्ट 1 लाख तक आपको कुछ नहीं लगेगा। मान के चलो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूं, आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिया है, मान के चलो आप 1 साल से ज्यादा होल्ड किए हो, ठीक है, आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे थे, अगले साल जब आप बेच रहे थे उनकी वैल्यू बन गई थी 15 लाख रुपया, तो आपका नेट कैपिटल गेन कितना हुआ, 5 लाख रुपए। इसका मतलब 50% आपने गेन किया है। तो यहाँ पे 5 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 साल से ज्यादा आपने होल्ड किया तो आपको एलटीसीजी भरना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एलटीसीजी भरना पड़ेगा। एलटीसीजी फ्लैट 10% होता है, लेकिन यहाँ पे 5 लाख पे पूरा टैक्स नहीं लगेगा। फर्स्ट 1 लाख जो है वो यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी जो बचा 4 लाख है इस पे आपको 10% आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज 40,000 रुपीज यू हैव टू पे एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तो इनकम कमाने के बाद हो गया। जब आप शेयर को बाय एंड सेल करते हो तभी भी बहुत सारे चार्जेस एंड टैक्सेस होते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे, राइट। तो एलटीसीजी वाला आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग चलते हैं एसटीसीजी। एसटीसीजी फ्लैट 15% होता है, जितना भी आप कमाओगे उसका 15% फ्लैट। एक और मैं आपको बताया था कि दो चीजें हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, एक तो आपको कैपिटल गेन मिलता है, दूसरा क्या है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, दूसरा है डिविडेंड इनकम। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो डायरेक्टली कंपनी में, अगर आप शेयर परचेज करते हो तो कंपनी का कैपिटल गेन तो मिलेगा,
साथ में आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा अगर कंपनी डिक्लेयर करती है। तो ये जो डिविडेंड है इसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, इसके ऊपर जिस एज पर योर टैक्स स्लैब 2019 से पहले ऐसा था, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। 2019 के बाद ये क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लगा दिया, और ये आपके टैक्स स्लैब के बेसिस पे आपको यहाँ पे टैक्स लगेगा। जितना भी, अगर आप 10 रुपया 20 रुपए की जितना भी आपको डिविडेंड मिल रहा है उसके बेसिस पे आपको टैक्स लगेगा बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब। अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हो, डिविडेंड इनकम उतना नहीं है, तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये दोनों चीजों पे हम लोगों ने टैक्स देख लिया कि कितना लगता है। अभी तीसरा चीज है, जब आप कोई भी स्टॉक को परचेज करते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस और टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं, राइट। तो वो सारे आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टैक्सेस एंड चार्जेस हम लोगों को पे करने पड़ेंगे। हम लोग सिर्फ अभी इन्वेस्टिंग के लिए देख रहे हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग के लिए हम लोग अलग से देखेंगे। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों बहुत अलग चैप्टर्स हैं, हम लोग सिर्फ अभी इन्वेस्टिंग के बारे में देख रहे हैं। ट्रेडिंग के रिलेटेड हम भी आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इन्वेस्टिंग को लेकर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर। जैसे ही आप फर्स्ट वाले वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको डिलीवरी इक्विटी आपको यहाँ पे देखना है। इंट्राडे मतलब सेम डे बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो उसको इंट्राडे कहते हैं। डिलीवरी मतलब आप घर लेके जा रहे हो, ठीक है। तो मान के चलो आपने यहां पे कोई भी एक स्टॉक का ले लेते हैं, जैसे अभी मान के चलो यहां पे HDFC बैंक का लेके चलते हैं, ठीक है। HDFC बैंक का अभी प्राइस चल रहा है मान के चलो 1600, और ये चाहता है 1700 तक, और आपने 1000 क्वांटिटी बाई किया है, या फिर मान के चलो 100 क्वांटिटी आपने बाई की, ठीक है। तो NSE पे अलग और BSE पे अलग होता है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे गो पे करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस होते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे चार्जेस एंड टैक्सेस होता है, देखो ब्रोकरेज तो आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप डिलीवरी ले रहे हो, इसका मतलब है डिलीवरी के लिए 0 ब्रोकरेज होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो बाय करने के लिए 20 रुपए, सेल करने के लिए 20 रुपए लगता है। उसके बाद नंबर ऑफ टैक्सेस और चार्जेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो लगता है STT। STT का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन चार्ज टैक्सेस। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है, ठीक है। ये 330 रुपीज उसके लगते हैं। उसके बाद है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज किसको जाता है, अभी जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे NSE सेलेक्ट कर रखा है तो ये NSE को जाएगा, और ये BSE सेलेक्ट करोगे तो BSE पे जाएगा। DP चार्ज मैंने इसी वीडियो के अंदर बताया कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं जिसके पास वो आपके जो शेयर होते हैं वो सेफली उनके पास रखे होते हैं, तो ये जो DP होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज वो भी लगता है, ठीक है। उसके बाद GST लगता है 2 रुपए का। उसके बाद सेबी के जो चार्जेस होते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी है, उसको भी वहां पे आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा, जो कि फिर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद टोटल टैक्स एंड चार्जेस, तो लगभग अगर आप यहां पे देखोगे तो आपका पर शेयर आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, और आपके पास 100 शेयर है तो कितना हुआ 10,000 रुपए का आपको यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। 10,000 रुपीज के प्रॉफिट में आपके टोटल चार्जेस एंड टैक्सेस कितने कट रहे हैं 383 रुपीज पॉइंट 25। इसका मतलब है आपका जो नेट आपको प्रॉफिट बनेगा जो आप घर लेकर जा सकते हो दैट इज 9,616.75 आउट ऑफ 10,000। इसका मतलब है ये सारा जो कट के आपको इतना पैसा बचेगा। तो इतने सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टैक्सेस और चार्जेस होते हैं। एक होता है STT, दूसरा होता है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, DP चार्ज, GST, सभी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी। तो इतने सारे यहाँ पे होते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, तब आपको हर बाई पे 20 रुपए, हर सेल पे 20 रुपए देने पड़ते हैं ब्रोकर को, जो अभी ऑलरेडी सारे जो ब्रोकर्स यहाँ पे उतना ही रेट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज 0 लग रहा है क्योंकि आप यहाँ पे डिलीवरी मतलब घर लेके जा रहे हो। Okay, so this was about the charges and taxes which we pay when we buy, charges and taxes which we pay to the government of India and state government
एंड बॉडी जो एक्सचेंज बॉडी होती है या फिर रेगुलेटरी बॉडी है, उनको हमारा जो चार्जेस एंड टैक्सेस पे करना पड़ता है। तो इतने सारे टैक्सेस एंड चार्जेस एंड ब्रोकरेजेस जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बाद अभी आप लोगों के मन में ये डाउट होगा कि जो ये सेबी है और ये जो ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह सब कुछ ये रेगुलेट करता है, ये इसके अंदर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट का भी रेगुलेटरी जो होता है वो सेबी ही होता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स का भी वही होता है। तो यहाँ पे जब आप कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करते हो, मान के चलो आज मंडे है, ठीक है, आज आपने डीमैट अकाउंट के अंदर आपने क्या किया, शेयर को बाय किया, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर आपका प्लेस हो चुका है, ऑर्डर पंच भी हो चुका है, वो जो ट्रांजैक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर वो शेयर्स कब क्रेडिट होंगे, अगर मान के चलो मंडे के दिन आप बाय वाला ऑर्डर प्लेस करते हो और बाय वाला ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो T+1 सेटलमेंट इंडिया के अंदर अभी चल रहा है। T+1 सेटलमेंट इंडिया के अंदर अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में 2025 से मतलब 2025 से ये T+0 सेटलमेंट होने वाला है। मतलब इंस्टेंट आपको वहां पे क्रेडिट हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो T+1 सेटलमेंट का मतलब क्या है, अगर मान के चलो आपने 100 शेयर परचेज किए हैं HDFC बैंक के, तो आपके जो डीमैट अकाउंट के अंदर वो ट्यूसडे के दिन शो करने लगेगा। डीमैट के अंदर वो रिफ्लेक्ट कब करता है, ट्यूसडे के दिन रिफ्लेक्ट करता है। और 2025 के बाद ये क्या होगा, अगर आपने मंडे के दिन बाय किया है, मंडे के दिन ही रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इंडिया इज गोइंग टू बिकेम वन ऑफ द फास्टेस्ट स्टॉक मार्केट सेटलमेंट, जो ड्यूरेशन होता है वो सबसे कम शॉर्टेस्ट सेटलमेंट ड्यूरेशन बनने वाला है जो इंडिया। अभी फिलहाल T+1 जो है वो भी बहुत फास्ट है। जब स्टॉक मार्केट 1992 से पहले T+14 डेज का सेटलमेंट रहता था, T+1992 के बाद ये T+7 हुआ एंड रिसेंटली 2019-2020 के बाद ये T+2 हुआ एंड अभी ये T+1 पे चल रहा है। तो इट इज एज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से हमारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उसको और इंप्रूव कर रही है। ठीक है, इसके बाद और क्या चीजें हैं जो हम लोगों को यहां पे देखना चाहिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब क्या होता है और एक लाइव एग्जांपल भी कॉन्ट्रैक्ट नोट का हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नोट, जैसे कि हम लोगों ने ये देखा कि चार्जेस एंड टैक्सेस जो हम लोगों को पे करने पड़ते हैं जब हम लोग बाइंग सेलिंग करते हैं मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक का, तो अगर मान के चलो मंडे के दिन आपने स्टॉक्स को बाय किया है, मंडे के दिन आपने बाय किया है, तो मंडे शाम तक मतलब लेट नाइट या फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह मार्केट खुलने से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका ब्रोकर जो है वो भेजेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आपको वहां पे बहुत सारी डिटेल्स आपको लिखे वहां पे मिलेंगे। आपका नाम होगा, ब्रोकर का नाम होगा, ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, लाइसेंस नंबर होगा, उसके बाद में आपको कितना चार्जेस कितने पे लगा, ये जो चार्जेस वाला है ना, ये चार्जेस एंड टैक्सेस, ये आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर देख सकते हो। जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है, एक दिन अगर आप बाइंग करोगे तो बाइंग के बेसिस पे कितना चार्जेस कितने पे लगा, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जाके आपको देखोगे तो वहां पे सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, और आपको कितने चार्जेस और कितने टैक्सेस वहां पे देने पड़े, वो सब कुछ वहां पे इन डिटेल में आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिखाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको हर दिन आपकी ईमेल में मिल जाएगा। अगर आप इस दिन मार्केट 3:30 पे क्लोज होता है, मोस्टली लेट नाइट 10 या 11 बजे या फिर सुबह सुबह अगर आप जाके ईमेल चेक करोगे तो आपको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा। जिस दिन आप ट्रेड करोगे उस दिन आपको मिल जाएगा। अगर मान के चलो ट्यूसडे के दिन आपने कुछ ट्रेड यहाँ पे लिया नहीं है तो आपको उस दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं आएगा। वेडनेसडे आपने ट्रेड लिया तो वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट उसी दिन या फिर उसके अगले दिन सुबह सुबह आपको मिल जाएगा। तो उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सब कुछ डिटेल में लिखा होगा। आपको बस अपना पैन नंबर डालना होता है एज अ पासवर्ड
और वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन हो जाता है। और कुछ कुछ ब्रोकर्स में विदाउट पैन नंबर एज अ पासवर्ड वो ओपन डायरेक्टली ओपन हो जाता है, और आप ब्रोकर के टर्मिनल पे भी जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट हाउ, आज हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ये सीखा कि शेयर का जो प्राइस, जो आईपीओ का प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है। उसके बाद में जब सेकेंडरी मार्केट पे ट्रेड करता है तब कैसे शेयर का प्राइस डिसाइड होता है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद प्रोमोटर क्या होता है, उसके बाद फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू को कौन डिसाइड करता है। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर शेयर। और जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, वही टॉप 50 कंपनीज का एवरेज लेकर निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया जाता है। उसके बाद टॉप लाइन क्या होता है, बॉटम लाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट के अंदर कैसे डीलिंग होती है, आईपीओ का जब आप अप्लाई करते हो तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट में आप आईपीओ लिस्टिंग जब मार्केट के अंदर हो जाता है तो आप एक दूसरे से ट्रेड करते हो, पार्टी ए टू पार्टी बी, तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होता है। और मार्केट के अंदर कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके बाद ब्रोकर्स हैं, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जब एक पर्टिकुलर स्टॉक 100 रुपए से 120 रुपए जाता है और एक शेयर पे आपको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम लोग मार्केट के अंदर कैपिटल गेन कहते हैं। और वो कैपिटल गेन, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको वहां पे कैपिटल गेन मिलता है। अगर आप बैंक में जाकर एफडी रखते हो तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन मिलता है मार्केट के अंदर। और कैपिटल गेन दो अलग अलग प्रकार की होती है, एक एसटीसीजी होता है, एक एलटीसीजी होता है, और उसके टैक्सेस क्या होते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग देखे कि कैपिटल गेन के अलावा एक और फायदा जो हम लोगों को स्टॉक मार्केट में मिलता है डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का, जो कि म्यूचुअल फंड में भी नहीं मिलता है, वो है डिविडेंड। डिविडेंड बहुत सारी कंपनीज बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है, अपना जो प्रॉफिट होता है कंपनीज का वो अपने इन्वेस्टर्स के अंदर, जो लोग शेयर होल्ड किए हैं उनको वो कंपनी बांटती है, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड टैक्सेस इन इन्वेस्टिंग हम लोगों ने देखे, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एसटीटी होता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है, डीपी चार्जेस होता है, जीएसटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है, सभी का चार्जेस होता है, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि T+1 सेटलमेंट क्या होता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ये सारा जो टैक्सेस का चार्जेस एंड टैक्सेस है ये सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जिस भी दिन आप ट्रेड लेते हो, बाई या सेल का ऑर्डर पंच करते हो, उसके सेम डे या अगले दिन आपको ये मिल जाएगा। तो दिस वॉज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट नोट एंड चार्जेस, टैक्सेस, सेटलमेंट, सेबी क्या होता है, एंड मार्केट के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटीज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। उसके बाद डिविडेंड क्या होता है, एलटीसीजी, एसटीसीजी का टैक्स कितना है, आज हम लोगों ने ये सब कुछ देखा है। आने वाले दिनों में और हम लोग इन डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इन डिटेल में देखेंगे और क्या क्या बेसिक्स चीजें जो चाहिए होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। और अगर यहाँ तक आपने देख लिया है, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और इसको शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिसको स्टॉक मार्केट सीखना है। और यहाँ पे मैं विदाउट टेकिंग एनी फीस आई एम टीचिंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको इसको बहुत सारे लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बस आपके तरफ से ये होगा तो आई विल गेट सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि यस आप लोगों को ये पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोगों को ये पहुंचना चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन।